नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के जो दुर्ग है उनकी श्रेणियाँ। राजस्थान में बहुत सारे दुर्ग देखने को मिलेंगे। जो कोई दुर्ग पहाड़ी के ऊपर है, कोई नदियों के बड़े संगम के ऊपर है, या कोई मरुस्थल में बना हुआ दुर्ग है। तो ऐसे बहुत सारी दुर्गों की श्रेणियां बन जाती है और उन श्रेणियों के बारे में अपने बात करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है श्रेणियों के बारे में, निम्न में से मान लीजिए कोई मरुस्थल दुर्ग का, यानी कि जिसको बोलते हैं अपने धानवन श्रेणी, तो निम्न में से धानवन श्रेणी का दुर्ग है तो एक मरुस्थल का दुर्ग यानी कि धानवन श्रेणी का एग्जाम्पल आ जाएगा। उसके बाद में 3 अन्य दुर्ग आ जाएंगे। या ऐसे भी पूछ सकते हैं निम्न में से जल श्रेणी का एग्जाम्पल है, तो जल दुर्ग के बारे में पूछा जाएगा। तो इन सभी के बारे में अपने बात करेंगे। श्रेणियों का मतलब क्या होता है और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो आइए अपने बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंदर, कौटिल्य ने जो ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र यानी कि राजनीति के ऊपर जो बातें की थी, उसके अंदर कौटिल्य ने दुर्गों को 4 भागों के अंदर बांटा है। कौटिल्य ने राजस्थान के जो दुर्ग है उसको 4 श्रेणियों में बांटा है। 4 श्रेणियां कौन कौन सी है? पहली श्रेणी है औदक। औदक दुर्ग का मतलब होता है जल दुर्ग। औदक के बाद में है पार्वत, यानी कि पर्वत के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर बने हुए जो दुर्ग है उसको कहा जाएगा पार्वत दुर्ग। उसके बाद में तीसरी श्रेणी है वन श्रेणी। वन के बारे में तो आपको नाम से पता लग ही जाएगा, जो चारों ओर वन या अभयारण्य से घिरा हुआ दुर्ग है उसको रखा जाएगा वन श्रेणी के अंदर। उसके बाद में अंतिम जो श्रेणी आती है वो है धानवन। और धानवन का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि जो मरुस्थल के अंदर चारों ओर रेत के टीले से घिरा हुआ जो दुर्ग है उसको कहा जाएगा धानवन दुर्ग। तो कौटिल्य ने तो केवल अपने अर्थशास्त्र के अंदर, अपने ग्रंथों के अंदर दुर्ग को 4 भागों के अंदर ही बांटा है। इसके अलावा इनका आगे क्लासिफिकेशन नहीं किया कि राजस्थान में कौन सा दुर्ग धानवन श्रेणी का है, कौन सा औदक है और कौन सा पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है। कौटिल्य ने तो केवल इतना ही बताया था कि राजस्थान में 4 प्रकार के दुर्ग हैं वो देखने को मिलते हैं, औदक, पार्वत, वन और धानवन। अब अपने बात करेंगे शुक्र नीति के अनुसार। ये जो श्रेणी पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ये जो श्रेणी अपने पढ़ने जा रहे हैं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति ने यानी कि शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों के अनुसार दुर्ग को बांटा था 9 भागों के अंदर। तो पहला क्वेश्चन तो अपना यहीं से ही बन जाता है, कौटिल्य ने दुर्गों को कितने भागों में बांटा था? तो कौटिल्य ने दुर्गों को बांटा था 4 भागों ने, और शुक्राचार्य यानी कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को बांटा गया है 9 भागों के अंदर। तो ये श्रेणियां अपने को पढ़नी है। इन श्रेणी का मतलब क्या होगा उसके ऊपर अपने बात करेंगे, और कौन कौन से दुर्ग इस श्रेणी के एग्जाम्पल है उनके ऊपर भी अपने आगे बात करेंगे। पहली श्रेणी बन जाती है एरण। एरण के बाद में है दूसरी श्रेणी पारीख। पारीख के बाद में है पारीध। पारीध के बाद में है धानवन। धानवन के बाद में है जल, और जल के बाद में है गिरी, और गिरी के बाद में है वन, और वन के बाद में है सैन्य, और सैन्य के बाद में है सहाय। तो कुल 9 प्रकार की श्रेणियां हो जाती हैं शुक्र नीति के अनुसार। पहली है एरण, एरण के बाद में पारीख, पारीख के बाद में पारीद, पारीद के बाद में धानवन, धानवन के बाद में है जल, और जल के बाद में है गिरी, गिरी के बाद में है वन, वन के बाद में है सैन्य, और सैन्य के बाद में है सहाय। तो इन 9 श्रेणियों के अपने एग्जाम्पल पढ़ेंगे और इन श्रेणी का मतलब क्या होता है उसके ऊपर अपने बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले 2 श्रेणियों के ऊपर बात कर लेते हैं, सैन्य और सहाय।
सैन्य का मतलब ये होता है कि जिस दुर्ग में सैनिक तैनात रहते हो सुरक्षा के लिए, उसको रखा जाएगा सैन्य श्रेणी के अंदर। तो ऐसा राजस्थान में लगभग सभी दुर्गों के अंदर होता था। तो राजस्थान में इसका कोई विशेष एग्जाम्पल अपने नहीं पढ़ेंगे। सहाय दुर्ग का मतलब ये है भाई किसी दूसरी रियासत का राजा या कोई दीन बंधु सहायता करने के लिए दुर्ग में साथ रहता हो, ऐसा किसी भी दुर्ग में नहीं हुआ। तो इसका भी राजस्थान में कोई एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे। केवल आपको श्रेणी ही ध्यान रखनी है, सैन्य और सहाय। बात करेंगे ऊपर वाली 7 श्रेणियों के एग्जाम्पल के बारे में और इसकी विशेषता के बारे में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अपने एरण श्रेणी के बारे में। एरण का सीधा सा मतलब होता है दुर्गम क्षेत्र। दुर्गम क्षेत्र यानी कि जहां पर जाना बहुत मुश्किल हो, कठिन हो। यानी कि कठिन कैसे होगा? कंटीली झाड़ियां होगी, पथरीला क्षेत्र होगा, यानी कि दुर्गम क्षेत्र होगा जहां पर जाना आसान नहीं है, उसको रखा जाएगा एरण श्रेणी के अंदर। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए जिस दुर्ग पर पहुंचना मुश्किल हो, क्षेत्र दुर्गम हो, कंटीली झाड़ियां हो, पथरीला उबड़ खाबड़ क्षेत्र हो, उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसको कहा जाएगा एरण। तो एरण श्रेणी है। एरण श्रेणी का राजस्थान में सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो पढ़ेंगे अपने रणथंभौर। रणथंभौर का जो दुर्ग है वो हो जाएगा एरण श्रेणी का। और एरण को आप याद कैसे रखोगे? ए रण से बन जाएगा रणथंभौर। और ये जो रणथंभौर का दुर्ग है ये आपने सुना होगा, बख्तरबंद दुर्ग है, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा था भी राजस्थान के अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि रणथंभौर का जो दुर्ग है ये एक बख्तरबंद दुर्ग है। तो एरण श्रेणी का राजस्थान में सबसे अच्छा एग्जाम्पल बन जाएगा रणथंभौर, जो रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर है। और रणथंभौर अभ्यारण्य है सवाई माधोपुर जिले के अंदर। तो एरण का एग्जाम्पल अपने पढ़ चुके हैं, रणथंभौर। अब अपने बात करेंगे, अगला है पारीख। अब इन दोनों में अपने कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, मिक्स होने वाली बातें हैं। पारीख ख से अपने ध्यान रखेंगे खाई। जिस दुर्ग के बाहर खाई हो उसको रखा जाएगा पारीख श्रेणी में। और जिस दुर्ग के बाहर एक व्रत बनाया गया हो, परिधि बनाई गई हो, उसको रखा जाएगा पारीद। पारीद का मतलब हो जाता है परिधि, एक व्रत बनाया जाएगा, दीवार बनाई जाएगी सुरक्षा के लिए, जिसको रखा जाएगा पारीद श्रेणी के अंदर। तो पारीख और पारीद में अपने को ध्यान रखना है। पारीख ख से क्या बन जाएगा? खाई। और पारीद से बन जाएगा परिधि, यानी कि एक व्रत, चारों ओर दीवार। तो पारीख श्रेणी का मतलब होता है जिस दुर्ग के बाहर खाई हो। और खाई वाला सबसे अच्छा दुर्ग है राजस्थान में लोहागढ़। और लोहागढ़ का जो किला है ये है भरतपुर के अंदर। लोहागढ़ का जो किला है इसका निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने, जिसे जाटों का प्लेटो या अफलातून राजा भी कहा जाता है। सूरजमल जाट ने लोहागढ़ का निर्माण करवाया था। इसे मिट्टी का किला या अजयगढ़ भी कहा जाता है। अजय किला मतलब किसी भी शासक के द्वारा इस दुर्ग पर अधिकार नहीं किया जा सका, यानी कि कोई भी इस दुर्ग को जीत नहीं सका, इसलिए इसको कहा जाता है अजयगढ़। तो अजय का किला या मिट्टी का किला है लोहागढ़। और लोहागढ़ है भरतपुर के अंदर। और लोहागढ़ किस श्रेणी का एग्जाम्पल हो जाएगा? पारीख। और ख से क्या बन जाएगा? खाई। दूसरा एग्जाम्पल याद रखो, तो अहिछत्रपुर का दुर्ग है। अहिछत्रपुर का जो दुर्ग है ये नागौर के अंदर है। तो यह भी इसका एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम में वही एग्जाम्पल पूछा जाता है, वही उदाहरण पूछा जाता है जो उस श्रेणी का सबसे अच्छा उदाहरण हो। तो आपसे पूछा जाए पारीख श्रेणी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा बन जाएगा? तो इसका बन जाएगा लोहागढ़ भरतपुर। अब बात आते हैं पारीद श्रेणी के बारे में। पारीद का मतलब परिधि, यानी कि चारों ओर दीवार, एक व्रत बनाया गया हो दुर्ग के, उसको कहा जाएगा पारीद श्रेणी। अब पारीद श्रेणी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ है राजसमंद के अंदर। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है ये राजसमंद के अंदर है। इसकी क्या विशेषता है, क्यों इसे पारीद श्रेणी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है? देखिए, कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है ये राजसमंद जिले के अंदर है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बाहर एक बहुत बड़ी दीवार बनाई गई है। और दीवार की जो कुल लंबाई है ये 36 किलोमीटर मानी गई है।
और कहते हैं भी इतनी ये दीवार चौड़ी है, यानी कि दीवार की जो ये मोटाई है ये इतनी इसकी मोटाई इतनी है कि 4 घोड़े एक साथ दौड़ाए जा सकते थे। यानी कि जब प्राचीन समय में सुरक्षा निगरानी रखी जाती थी दुर्गों के ऊपर, किलों के ऊपर, तो 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ाए जाते थे। इतनी चौड़ी दीवार है कुंभलगढ़ की, और कुंभलगढ़ का किला है वो राजसमंद के अंदर स्थित है। तो इस दीवार को, यानी कि इस परिधि को अपने कहेंगे परकोटा। तो आपसे पूछा जाए सबसे विशाल परकोटा किस दुर्ग का है, तो ये है कुंभलगढ़ का दुर्ग, और कुंभलगढ़ का है दुर्ग है राजसमंद के अंदर। इस परकोटे की लंबाई पूछी गई है 36 किलोमीटर है। 4 घोड़े एक साथ दौड़ाए जा सकते हैं। इसकी तुलना की जाती है चीन की दीवार से, और इसको कहा गया है भारत की महान प्राचीर। तो भारत की महान प्राचीर है वो किस दुर्ग के आगे, किस दुर्ग के बाहर खींची गई है, तो कुंभलगढ़ का दुर्ग है राजसमंद के अंदर। तो ये सारी बातें हैं। पारिद का मतलब व्रत बन जाएगा, एक परकोटा बन जाएगा जो दुर्ग की सुरक्षा के लिए बनाया गया हो। तो सबसे विशाल मजबूत जो परकोटा है वो कुंभलगढ़ राजसमंद का है, जिसकी लंबाई है 36 किलोमीटर, और ये इतना चौड़ा है भी 4 घोड़े एक साथ दौड़ाए जाते थे। और महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कुंभलगढ़ के अंदर ही हुआ था। कुंभलगढ़ के अंदर एक महल है जिसका नाम है बादल महल, और बादल महल के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म होता है। इसे मेवाड़ शासकों की शरण स्थली भी कहा जाता है। यानी कि मेवाड़ के राजाओं पर जब आक्रमण होता था तो अपनी सुरक्षा के लिए वो कुंभलगढ़ दुर्ग में छिप जाते थे, शरण लेते थे, इसलिए कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है मेवाड़ शासकों की शरण स्थली। अगला जो अपना एग्जाम्पल होगा वो होगा धानवन श्रेणी का। धानवन का मतलब होता है मरुस्थल। धानवन का मतलब ये होगा मरुस्थल, जो चारों ओर रेत के टीले से घिरा हुआ दुर्ग है उसको रखा जाएगा धानवन श्रेणी के अंदर। धानवन का मतलब होता है रेत के अंदर जो दुर्ग बना होगा। सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है स्वर्णगिरी, और स्वर्णगिरी दुर्ग है वो है जैसलमेर के अंदर। स्वर्णगिरी के बाद में अगर देखा जाए जूनागढ़ का किला है बीकानेर में, जिसे राती घाटी का किला भी कहा जाता है। तो जूनागढ़ का किला भी किस श्रेणी का एग्जाम्पल हो जाएगा, धानवन श्रेणी का, क्योंकि ये भी चारों ओर मरुस्थल से घिरा हुआ है। उसके बाद में अपने बात करें नागौर का किला है, ये भी रेत से घिरा हुआ है, तो अपने धानवन श्रेणी में अपने रख सकते हैं। उसके बाद में अगर बात आए चूरू का किला, और चूरू के बाद अगर बात आए बटनेर का किला, तो ये सारे के सारे हैं धानवन, यानी कि चारों ओर मरुस्थल से रेत के टीलों से घिरे हुए हैं, इसलिए इसको रखा जाता है धानवन श्रेणी के अंदर। तो धानवन श्रेणी के सबसे अच्छे एग्जाम्पल की बात की जाए तो वो है स्वर्णगिरी जैसलमेर का किला, जिसे राजस्थान का अंडमान या रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है, या बाटियों की मरोड़, क्योंकि बाटी राजाओं की शान के लिए प्रसिद्ध दुर्ग था जैसलमेर, जो चारों ओर रेत से घिरा हुआ है। तो धानवन श्रेणी का सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा स्वर्णगिरी। अब अपने बात करेंगे जल दुर्ग के बारे में। जल दुर्ग का मतलब यह होता है कि जो चारों ओर जल से घिरा हुआ, या किन्हीं 2 या 3 बड़ी नदियों के संगम पर, जहां पर नदियां मिलती हो वहां पर स्थित दुर्ग हो, तो उसको कहा जाएगा जल दुर्ग। और राजस्थान में जल दुर्ग सबसे अच्छा है गागरोन का किला, और गागरोन का जो किला है ये है झालावाड़ के अंदर। गागरोन का किला है झालावाड़ में। उसके बाद में 3 एग्जाम्पल और बचते हैं इसके अंदर। एक है मनोहर थाना, और मनोहर थाना जो दुर्ग है ये भी है झालावाड़ के अंदर। 2 दुर्ग और बसते हैं। एक है भैंसरोड़गढ़, भैंसरोड़गढ़ है चित्तौड़गढ़ के अंदर, और अंतिम बच जाएगा वो हो जाएगा शेरगढ़, और शेरगढ़ है बारां के अंदर। अब ये 4 दुर्ग है। अगर आपसे पूछा जाए जल श्रेणी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा दुर्ग है, तो इसका बन जाएगा गागरोन, जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है।
काली सिंध और आहू दो नदियां बहती है, उसके संगम पर है गागरोन का किला। जल श्रेणी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गागरोन का किला। उसके बाद में मनोर थाना है, ये भी एग्जाम्पल है। उसके बाद में भैंसरोडगढ़ है, ये चित्तौड़गढ़ में है, जिसे कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर। तो भैंसरोडगढ़ का नाम है राजस्थान का वेल्लोर। उसके बाद में है शेरगढ़। शेरगढ़ है बारां के अंदर, जो परवन नदी के तट पर है। और शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है वो सांपों की शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। तो 4 दुर्ग अपने को ध्यान रखने हैं, गागरोन, मनोर थाना, भैंसरोडगढ़ और शेरगढ़। ये 4 एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर आपसे चारों में से पूछा जाए राजस्थान में सबसे अच्छा जल दुर्ग है तो वो बन जाएगा गागरोन का किला, जो है झालावाड़ के अंदर। अब अपने बात करेंगे गिरि दुर्ग के बारे में, यानी कि जो पहाड़ी पर बने हुए दुर्ग है। देखिए पहाड़ी पर जो बने हुए दुर्ग हो गए, नाम से ही पता लग जाएगा गिरि दुर्ग, यानी कि जो पर्वत के ऊपर बने हुए हैं। गिरि दुर्ग में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चित्तौड़गढ़ का किला, जिसे अपने पढ़ चुके हैं। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो मेसा के पठार पर बना हुआ है, समुद्र तल से 1850 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, या आपने कह सकते हैं चित्रकूट पहाड़ी के ऊपर बना हुआ दुर्ग है। उसके बाद में बहुत सारे दुर्ग है, जैसे अपने मान सकते हैं कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ दुर्ग है ये पारीद श्रेणी के साथ साथ गिरि दुर्ग का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि जो अरावली की पहाड़ी का भाग है जरगा पहाड़ी के ऊपर बना हुआ दुर्ग है। जरगा पहाड़ी राजसमंद उदयपुर दोनों जिलों में विस्तृत है, तो जरगा पहाड़ी का एक भाग है कुंभलगढ़, जो राजसमंद के अंदर है। उसके बाद में बहुत सारे दुर्ग बसते हैं, मेहरानगढ़, और मेहरानगढ़ है जोधपुर के अंदर। उसके बाद में अचलगढ़ हो जाएगा सिरोही में। उसके बाद में जयगढ़ हो जाएगा जयपुर का किला। यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो दुर्ग है वो है गिरि दुर्ग, और गिरि दुर्गों का स्वामी कहा जाता है महाराणा कुंभा, क्योंकि 84 दुर्ग बनवाए। 84 दुर्ग है वो गिरि दुर्ग है राजस्थान में। उन 84 में से 32 गिरि दुर्गों का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था, इसलिए महाराणा कुंभा को कहा जाता है स्थापत्य कला का जनक और गिरि दुर्गों का स्वामी। अब अपने बात करेंगे वन। तो वन दुर्ग का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है रणथंभौर। रणथंभौर का जो दुर्ग है ये है सवाई माधोपुर के अंदर, इसे अपने पढ़ चुके हैं। एरण का और वन का कॉमन एग्जाम्पल हो जाएगा रणथंभौर, जो सवाई माधोपुर के अभ्यारण्य में है। उसके बाद में अगला दुर्ग है जाइन दुर्ग, और जाइन के बाद में है खंडार दुर्ग। ये 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे वन श्रेणी के। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल की बात की जाए तो ये है रणथंभौर के दुर्ग, क्योंकि रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर बना हुआ है, चारों ओर वन से घिरा हुआ है, इसलिए दोनों श्रेणियों का एग्जाम्पल बन जाता है। अब वन दुर्ग भी हो जाएगा और एरण दुर्ग भी हो जाएगा। तो ये विद्यार्थियों था दुर्गों का क्लासिफिकेशन, यानी कि अपने कह सकते हैं दुर्गों की श्रेणियां, कौन सा दुर्ग किस श्रेणी में बना हुआ है और किस श्रेणी का क्या मतलब होता है। तो आइए अपने स्क्रीनशॉट इसका ले लेते हैं, अगर आपको दोबारा रिवाइज करने में आसानी होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में फिर अपने एक बार इसको रिवाइज करते हैं। देखिए कौटिल्य के अनुसार दुर्गों को बांटा गया था 4 भागों में। श्रेणी है ओदक, पार्वत, वन और धानवन। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग को बांटा गया है 9 भागों में, और 9 श्रेणियां कौन कौन सी है। पहली है एरण। एरण का मतलब होता है दुर्गम क्षेत्र, जहां पर कंटीली झाड़ियां हो, पथरीला क्षेत्र हो, और रण से बन जाएगा रणथंभौर, यानी कि एरण का सबसे अच्छा उदाहरण है रणथंभौर। एरण के बाद में है पारीख, ख से बन जाएगा खाई, और एग्जाम्पल हो जाएगा लोहागढ़। पारीख के बाद में है पारीद, और पारीद से बन जाएगा परिधि।
पारीद श्रेणी का सबसे अच्छा उदाहरण है कुंभलगढ़ राजसमंद, जिसके परकोटे की लंबाई है 36 किलोमीटर। पारीद के बाद में है धानवन यानी कि मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग, और ये दुर्ग हो जाएगा स्वर्णगिरी जैसलमेर। उसके बाद में है जूनागढ़, नागौर, चूरू का किला और बटनेर का किला। उसके बाद में अगली श्रेणी में बन जाती है जल, और जल श्रेणी का सबसे अच्छा उदाहरण है गागरोन, जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। उसके बाद में है गिरी दुर्ग यानी कि जो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, सबसे अच्छा उदाहरण है चित्तौड़गढ़। उसके बाद में कुंभलगढ़, अचलगढ़, जयगढ़, मेहरानगढ़, बहुत सारे दुर्ग है जो पहाड़ी पर बने हुए हैं। उसके बाद में अगली श्रेणी है वन। वन का मतलब चारों ओर वनों से घिरा हुआ हो, और वन श्रेणी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रणथंभौर। तो आइए अब अपने बात करते हैं एक बीकानेर के दुर्ग के बारे में। बीकानेर के दुर्ग के बारे में अपने बात करेंगे। बीकानेर का जो दुर्ग है इसका निर्माण करवाया था 1588-89 के अंदर राय सिंह ने। बीकानेर का निर्माता हो जाएगा राय सिंह, और राय सिंह जो निर्माता है इस बात का पता कहां से चलता है? देखिए बहुत सारी पुस्तकों में लिखा हुआ मिलेगा राय सिंह, राव बीका, अलग अलग आपको नाम मिलेंगे, लेकिन अगर ऑथेंटिक नाम अगर आप पढ़ोगे तो सही नाम मिलेगा आपको, प्रमाणित नाम है वो राय सिंह। और राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1588-89 के बीच में। इस बात का पता चलता है सूरजपोल प्रशस्ति से। सूरजपोल प्रशस्ति है वो जूनागढ़ के दुर्ग में है। जूनागढ़ का किला जो बीकानेर का किला है उस दुर्ग के अंदर है। इस सूरजपोल प्रशस्ति से इस बात का पता चलता है कि जूनागढ़ का जो किला है इसका निर्माण करवाया था राय सिंह ने 1588-89 के बीच में। तो राय सिंह इसके निर्माता हो जाएंगे। इस दुर्ग का नाम है जूनागढ़, और जूनागढ़ के उपनाम है राती घाटी का किला और जमीन का जेवर। राती घाटी का किला या फिर इसे कहेंगे जमीन का जेवर। राती घाटी का किला या जमीन का जेवर इस दुर्ग के उपनाम हो जाएंगे। अब इसमें कोई विशेष साक्ष्य नहीं हुए, कोई युद्ध नहीं हुआ है। वैसे ये जो दुर्ग है ये हिंदू और मुगल शैली मिक्स शैली है, यानी कि हिंदू और मुगल दोनों की मिश्रित शैली है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडो सार्सेनिक शैली का एग्जाम्पल। अगर आपसे पूछा जाए इंडो सार्सेनिक शैली का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा दुर्ग बन जाएगा, तो बन जाएगा बीकानेर का किला, जिसे कहा जाता है जूनागढ़, यानी कि जूनागढ़ के नाम से जाना जाता है। राती घाटी का किला यानी कि लाल पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इसको कहा जाता है राती घाटी का किला या फिर इसे जमीन का जेवर। ये वैसे देखा जाए तो दानवन श्रेणी का एग्जाम्पल है, क्योंकि मरुस्थल के अंदर बना हुआ है, किसी भी पहाड़ी के ऊपर नहीं बना हुआ, सीधा धरातल के ऊपर बना हुआ एकमात्र दुर्ग है जूनागढ़ का किला, जो बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। अब बात करेंगे इसके अंदर प्रसिद्ध महल के बारे में। प्रसिद्ध महल है अनूप महल। अनूप महल है, इसी महल के अंदर बाद में गंगा सिंह है वो निवास करते थे, इसलिए इसको गंगा निवास के महल के नाम से या गंगा सिंह का महल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में एक दो महल और है, कर्णविलास। कर्णविलास के बाद में है गंगा निवास। अनूप महल, कर्णविलास, गंगा निवास। उसके बाद में अगर बात आए लालगढ़ पैलेस, तो लालगढ़ पैलेस इस दुर्ग के अंदर नहीं है, थोड़ी दूरी के ऊपर स्थित है लालगढ़ पैलेस। मंदिर के बारे में बात की जाए तो सबसे फेमस मंदिर है हेरंबर गणपति। हेरंबर गणपति का मतलब क्या होता है? सिंह पर सवार। अगर आपसे पूछा जाए सिंह पर सवार गणेश किस
दुर्ग के अंदर स्थित है, तो सिंह पर सवार हो जाएंगे बीकानेर के अंदर। सिंह पर सवार का मतलब यह होता है कि इस दुर्ग के अंदर मंदिर है, उसमें गणेश जी की जो मूर्ति है वो सिंह के ऊपर सवार है। सिंह पर सवार गणेश जी है, उनको नाम दिया गया है हेरंबर गणपति। अब देखिए गणेश जी के बारे में अपनी थोड़ी सी यहां पर बात कर लेते हैं। हेरंबर गणपति की ये जो सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति है, ये लेकर आए थे अनूप सिंह। अनूप सिंह दक्षिण अभियान से ये मूर्ति लेकर आए थे और बीकानेर के जूनागढ़ में लाकर इसको स्थापित कर दी। और हेरंबर गणपति का मतलब होता है सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति। अब अगर पढ़ा जाए, राजस्थान में 4-5 प्रकार के और भी गणेश जी की मूर्ति देखने को मिलती है, तो इसको भी अपने साथ में ही पढ़ेंगे। अगर बात आए बाजना गणेश किस जिले के प्रसिद्ध है, तो बाजना गणेश हो जाएंगे सिरोही जिले के। अगर बात आए खड़े गणेश कहाँ के प्रसिद्ध है, तो खड़े गणेश जी की मूर्ति है वो है कोटा के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए त्रिनेत्र गणेश जी कहाँ पर स्थित है, तो त्रिनेत्र गणेश है वो है रणथंभौर। और रणथंभौर किस जिले में हो जाएगा, सवाई माधोपुर के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा, तो नृत्य गणेश है वो हो जाएंगे सरिस्का, और सरिस्का है अलवर के अंदर। तो इतने सारे प्रकार के गणेश जी है सिंह पर सवार, जिनको नाम दिया गया है हेरंबर गणपति, जूनागढ़ बीकानेर में है। बाजना गणेश सिरोही में, खड़े गणेश कोटा में, त्रिनेत्र गणेश है रणथंभौर सवाई माधोपुर में, और नृत्य गणेश है सरिस्का अलवर के अंदर। हेरंबर गणपति है। अगर बात आए गणेश चतुर्थी, गणेश जी का मेला कब होता है, तो गणेश चतुर्थी है वो होती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। वैसे गणेश उत्सव है वो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। उसके बाद में अगर बात की जाए, इस दुर्ग के बाहर एक झील है जिसका नाम है सूरसागर झील। तो सूरसागर झील हो जाएगी बीकानेर में, जूनागढ़ के पास में स्थित। उसके बाद में बात आई, इस दुर्ग के एक अंदर अन्य मंदिर है जिसे कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वो हो जाएगा जूनागढ़ बीकानेर के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए मंदिर की जगह गद्दी कहां पर है, यानी कि 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी या जो साल है वो हो जाएगी मंडोर के अंदर। मंडोर है जोधपुर के अंदर, जहां पर रावण का ससुराल था। रावण की पत्नी मंदोदरी है वो मंडोर की रहने वाली थी। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी या शाल तो हो जाएगी मंडोर में, और 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति या मंदिर पूछा जाए तो जूनागढ़ बीकानेर के अंदर। तो ये सारी बातें हैं बीकानेर जूनागढ़ के बारे में। छोटा सा इतिहास है। जूनागढ़ का निर्माण करवाया जाएगा 1588-89 में राय सिंह के द्वारा। इस बात का पता चलता है सूरजपोल प्रशस्ति से। राती घाटी का किला या जमीन का जेवर कहा जाता है। उसके बाद में प्रसिद्ध महल है अनूप सिंह का महल, कर्णविलास, गंगा निवास। मंदिर की बात की जाए तो 33 करोड़ देवी देवताओं का है। पास में है हेरंबर गणपति का, जिसे कहा जाता है सिंह पर सवार गणेश। और ये जो मूर्ति है लेकर आए थे अनूप सिंह दक्षिण अभियान से। उसके बाद में बहुत सारे प्रकार के गणेश जी है, जैसे बाजना गणेश सिरोही में, खड़े गणेश कोटा में, त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर में, और नृत्य गणेश सरिस्का अलवर में। गणेश जी का जो मेला है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। और भारत का सबसे बड़ा मेला है वो लगता है रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर, जहां पर विवाह का पहला निमंत्रण कार्ड भी भेजा जाता है, जहां पर 3 नेत्रों वाले गणेश है, त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर सवाई माधोपुर में। तो ये हो गई अपने दुर्ग की श्रेणियां पढ़ चुके हैं, और बीकानेर का जो दुर्ग है वो पढ़ चुके हैं। आगे अपने बात करेंगे अन्य दुर्गों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।